रहे हैं उत्तराखंड प्राइम में, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल रुड़की से बड़ी खबर है। रुड़की के नारसन स्थित सीएससी में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों ही डॉक्टरों को होम आइसोलेट किया गया। अस्पताल के बाकी स्टाफ के स्वास्थ्य की भी जांच वहां पर की जा रही है। हरिद्वार जिले में कोरोना के 16 एक्टिव केस हैं। लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने पर मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। लोगों से कहा गया है कि अगर आप घर से भीड़भाड़ वाले जगहों के लिए निकलते हैं तो मास्क जरूर वो पहने। रुड़की से खबर, नारसन स्थित सीएससी में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों ही डॉक्टर को होम आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेशन में दोनों को रखा गया है। अस्पताल के जो बाकी स्टाफ के लोग हैं उनकी भी स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। हरिद्वार जिले में कोरोना के अभी जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 16 है। कोरोना के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ भी स्टाफ भी पॉजिटिव आया है। नारसन में 2 पॉजिटिव आए हैं डॉक्टर्स हमारे सबको। लेकिन ये है कि अपनी तरफ से एडवाइजरी हमने सबको जारी करी है। और अब भी मैं अपने आपके स्तर से भी सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है। अगर आप कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएँ, अगर अति आवश्यक आपको जाना पड़ रहा है तो मास्क का अवश्य प्रयोग करें। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथी विनीत त्यागी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनीत, 2 डॉक्टर यहाँ पर सीएससी में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और स्टाफ को लेकर के क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रुड़की है नारसन में जो है सीएससी केंद्र में जो है दो डॉक्टर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनको खांसी बुखार की जो शिकायत थी, लेकिन उन्होंने कोरोना जांच कराई तो उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि जो अन्य स्टाफ उनके जो संपर्क में था उनके भी कोविड सैंपल जांच लिए गए हैं, जिनके सैंपल जो है जांच के लिए भेजे जाए। वहीं अब मामले में जो है सीएमओ हरिद्वार का बयान आया है। उनका कहना है कि जहाँ भी पर भी जो लोग जाएं वो भीड़ भाड़ वाले में इलाकों में जो है मास्क का प्रयोग करें, साथ ही सावधानी बरतें। यानी सावधानी सबसे ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की केस लगातार जो है बढ़ रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग करें और सावधानी बरतें। यही फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अपील करता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों के लिए अपील है विनीत। और देखिए, नारसन बॉर्डर जहाँ से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होनी है, देखिए, और यात्री यहीं से आगे प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर जो यात्री आएंगे उनके लिए या फिर एहतियात के तौर पर किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं? अब आने वाले वक्त में क्या किस तरीके से अलर्ट है स्वास्थ्य महकमा यहाँ का? जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड का नारसन बॉर्डर है वहाँ से उत्तराखंड की सीमा शुरू हो जाती है और उससे कुछ दिनों बाद जो है चारधाम यात्रा भी शुरू होनी होगी। ऐसे में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग क्या एडवाइजरी जारी करता है कि बॉर्डर पे क्या जांच होगी या सीधे उनको जाने दिया जाएगा। फिलहाल अभी इस मामले में सीएमओ का यही कहना है कि अभी जो भी स्वास्थ्य विभाग के निर्देश जारी होंगे उनका पालन कराया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए विनीत। हरिद्वार से बड़ी खबर है। हरिद्वार में कॉरिडोर योजना का विरोध हो रहा है। व्यापारियों ने योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। योजना से व्यापारियों को नुकसान होगा, ये उनका कहना है। कोरोना काल से अब तक पटरी पर नहीं लौटा कारोबार और इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं व्यापारी। हरिद्वार से खबर है, कॉरिडोर योजना का विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों में इसको लेकर गुस्सा के प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस योजना से व्यापारियों को नुकसान होगा। कोरोना काल से अब तक वैसे भी कारोबार पटरी पर नहीं लौटा। अब इस योजना का विरोध कर रहे हैं हरिद्वार के कारोबारी। कॉरिडोर योजना का विरोध और इसी को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी यहां पर की। ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल से लगातार वो घाटे में चल रहे हैं और इस तरीके से अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो उनको नुकसान होगा। इससे नुकसान को ध्यान में रखते हुए ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत का मामला। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर के हंगामा किया। नशा मुक्ति केंद्र संचालकों पर मारपीट करके हत्या करने का आरोप है। मृतक को 22 मार्च को चंद्रबनी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया गया था। युवक का शव घर के बाहर छोड़ गए नशा मुक्ति केंद्र संचालक। अब परिजन इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ मारपीट की गई और फिर हत्या कर दी गई। नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत का मामला, शव सड़क पर रखकर हंगामा परिजन कर रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र संचालकों पर मारपीट करके हत्या करने का आरोप है। रवि मेरे साथ ही इसी पर एक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जो आरोप लगा रहे हैं परिजन, उसमें कितनी सच्चाई और क्या कहा जा रहा है इस पूरे ही मामले को लेकर? बिल्कुल दीपा, देखिए जिस तरीके से नशा मुक्ति केंद्र के जो संचालक हैं उनके द्वारा जब वहाँ युवक की मौत हो गई और उसको परिजनों के घर के बाहर जो है डेड बॉडी रखकर आ गए, तो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और ऐसे में अब वहाँ पर जो है पुलिस फोर्स तैनात की गई थी
और फिलहाल जो परिजन है वो अभी मान गए हैं, बॉडी को वहां से उठा लिया है और पुलिस नशा मुक्ति संचालय पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। ये पिछले 20 दिनों में दूसरा मामला है नशा मुक्ति केंद्र को लेकर देहरादून में, क्योंकि इससे पहले भी एक नशा मुक्ति केंद्र में एक मौत हुई थी युवक की और उस पर भी जो है उसकी पहले मार पिटाई की गई थी, उसके बाद ही उसकी मौत हुई थी। और इसी तरीके के आरोप है कि युवक के साथ मार पिटाई की गई, उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को परिजनों के घर के बाहर छोड़कर नशा मुक्ति संचालक वहां से निकल गए। तो ऐसे में परिजनों में काफी आक्रोश है, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नशा मुक्ति के लिए जितने भी नॉर्म्स जो बनाए गए हैं वो किसी भी तरीके से देहरादून में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उसको फॉलो नहीं कराते और यही वजह है कि इस तरीके के मामले आते हैं। लेकिन ये क्यों और कैसे हो जाता है रवि? मनमानी को लेकर तो लंबे वक्त से शिकायतें मिलती भी रहती है नशा मुक्ति केंद्र को लेकर, और 2 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, ये खुद जानकारी आप दे रहे हैं, तो फिर एक्शन क्यों नहीं होता? ये खानापूर्ति इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर क्यों की जाती है? नशा मुक्ति केंद्र पर एक्शन क्यों नहीं होता? जी बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की इसमें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और यहाँ पर इस तरीके के हालात हैं कि देहरादून में कितने नशा मुक्ति केंद्र हैं इसकी पूरी जानकारी न जिला प्रशासन के पास है न पुलिस के पास है। लोग अपने परिजनों को वहाँ ठीक होने के लिए भर्ती तो करा देते हैं, लेकिन उसके बाद नशा मुक्ति केंद्र के भीतर क्या होता है वो तमाम चीजें सामने खुलकर आ रही है कि वहाँ मार पिटाई होती है, हत्याएं हो जाती हैं और इस तरीके के जो गंभीर आरोप है वो अक्सर ही नशा मुक्ति संचालकों पर लगते नजर आए हैं। तो ऐसे में इसमें जो मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो नशा मुक्ति केंद्र है उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो और वहाँ पर किस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं उसकी भी जानकारी पुलिस के पास होनी चाहिए, जिला प्रशासन के पास होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के जो हादसे लगातार नशा मुक्ति केंद्र से सामने आ रहे हैं उनमें कमी आ पाएगी और जो वहाँ पर जो लोग संचालित उसको कर रहे हैं वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ नशा मुक्ति केंद्र को संचालित कर सके। बिल्कुल, पहले भी नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों पर कई आरोप लगे हैं, अब गंभीरता से जांच की बहुत जरूरत है। शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। ये ताजा मामला नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत का, परिजन लगातार गुस्से में हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया कि भाजपा नेताओं को जल्द दिए जाएंगे दायित्व। सूची तैयार है, केंद्र की हरी झंडी जैसे ही मिलेगी उसके बाद इंतजार खत्म हो जाएगा। केंद्र की हरी झंडी मिलने का इंतजार है, ये दुष्यंत गौतम कह रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम, उनका बयान। सर, जब आप आते हैं तो कई चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। पहला सवाल यही है, क्या दायित्वों को लेकर कुछ चर्चाएं हैं, बातचीत हुई है या आप करेंगे बात? दायित्वधारियों को दायित्व देना बहुत जल्दी ही होगा, क्योंकि दायित्व देना ही इतना वो ज़रूरी नहीं होता जितना उस दायित्व के द्वारा जनता की सेवा करना होता है। प्राथमिकता पे हम उस काम को ले रहे हैं। तकरीबन सभी डिस्कशन हो चुके हैं, लास्ट मोमेंट में है, जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी। आपका इंतजार कार्यकर्ता बहुत समय से कर रहे थे। जब पिछली बार दौरे पे आप आए थे तो आपने कहा था होली के टाइम पे दायित्व मिल जाएंगे, फिर चर्चाएं हुई कि नवरात्रों पे मिलेंगे, अब थोड़ा इंतजार और बढ़ गया है, तो देरी की वजह क्या होगी सर? कोई वजह नहीं है देरी की, लगातार व्यस्तता सबसे बड़ा कारण है। केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करनी होती है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार अनेक चुनाव में, अभी कर्नाटक का चुनाव है, इस दौरान से व्यस्तता के कारण से सब कुछ हो रहा है, वरना अदरवाइज तो तकरीबन कंप्लीट किया हुआ है और मुझे लगता है जल्दी ही मोहर लग जाएगी इसमें। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, जिनका उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरा है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। बड़ी बात यह रही कि उनका कहना है कि दायित्वों को लेकर सभी जो होमवर्क है पूरा हो चुका है। केंद्र की हरी झंडी के बाद जल्दी उनका ऐलान किया जाएगा। उसके साथ साथ ही आगामी चुनावों को लेकर भी पूरी रणनीति तैयार कर ली है और सांसदों के कामों के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर से आकलन करेगा। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। देहरादून में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम शिक्षा विभाग की तरफ से करवाया गया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं को नए शैक्षणिक सत्र के लिए बधाई दी। धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्र छात्राओं के लिए 2 नए छात्रावास टनकपुर और श्रीनगर में तैयार कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत विकास नगर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में बीएड कर रहे छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप को लेकर उन्होंने कहा कि इसके जल्द ही समाधान इसको लेकर हो जाएगा। उधर स्कॉलरशिप नहीं मिलने से नाराज छात्र छात्राएं पिछले 5 दिन से कॉलेज परिसर में ही धरने पर बैठे हुए हैं। मैंने समाज कल्याण मंत्रालय के साथ में बैठक हो गई है और महामहिम राज्यपाल के यहाँ में बैठक हो गई। अब सभी कॉलेजों का एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन हो गया है और
जो पुराने बच्चों को जो है एप्लीकेशन के कारण जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली थी उसकी आप डेट बढ़ गई और सभी बच्चों को आप छात्रवृत्ति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीती रात हल्द्वानी के दौरे पर रहे, जहां काठगोदाम सर्किट हाउस पहुंच करके वन विभाग और जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में चल रहे कुमाऊं द्वार महोत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से कलाकारों को बड़ा मंच मिलता है और कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका भी मिलता है। सम्मानित कर रहे हैं माननीय को गोविंद भाई। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति हमारे छोलिया नृत्य की आप सभी के बीच में। जितने भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, हमारे लोक संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, लोक संगीत करने वाले हैं, उन सभी को एक मंच, एक सभी स्थान इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है और उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन सभी का प्रोत्साहन हो और ये हमारी लोक संस्कृति लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की है और आगे निकट भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन के लिए हम जिसमें हमारी लोक संस्कृति झलकती हो, हमारे लोक कलाकारों का प्रोत्साहन होता है। उत्तराखंड भाजपा ने सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खास रणनीति तैयार की है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। यही वजह है कि अब भाजपा ने एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब भाजपा अपने नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग करने जा रही है, जिससे पता चलेगा कि भाजपा के विधायक और सांसद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सोशल मीडिया के जरिए कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दरअसल भाजपा का पूरा फोकस अब सोशल मीडिया पर है। सूत्रों की माने तो भाजपा के बहुत से नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, न ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जा रहे हैं, क्योंकि अब सियासी मुद्दे संसद और सड़क के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लड़े जाते हैं। सोशल मीडिया की नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका होती है। हालांकि कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड भाजपा ने प्रवक्ता नवीन ठाकुर को सोशल मीडिया का संयोजक बनाया है, जबकि करुण दत्ता, कुलदीप रावत, गंधार अग्रवाल और लाल सिंह कोरांगा को सह संयोजक बनाया है। साथ ही अजीत नेगी को आईटी विभाग का संयोजक, प्रवीण लेखवार और प्रशांत वर्मा को सह संयोजक बनाया है। इससे पहले विधानसभावार सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किए थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सबका जो है संगठनात्मक मूल्यांकन करती है। इसी कड़ी के तहत जो है जो सोशल मीडिया पर हमारे पदाधिकारी हैं उनका कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है, संगठन के कितने जो है कार्य वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम संगठन लगातार करता है, उसको जन जन तक कितने लोग पहुंचा रहे हैं, या जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है आम जनता को फ़ायदा हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँचे, इसका जो है हम सभी को ध्यान रखना है। उधर 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में सक्रियता का मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी का दौर है और पार्टी को टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ना होगा। सोशल मीडिया के नए तौर तरीके रील्स, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के दौर में युवाओं से जुड़ना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। रुद्रपुर से खबर है, युवक और युवती के अपहरण का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से वारदात में शामिल हथियार बरामद किया गया, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी है। युवक युवती के अपहरण का ये मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और ये कहा जा रहा है कि इनके पास से वारदात में शामिल हथियार बरामद किया गया। कोर्ट में पेशी इनकी हुई, इसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास मलबा यहां पर आ गिरा था, जिससे साफ करने में समय लगता, इसलिए हाईवे को अगले 3 दिन के लिए यानी कि 10 घंटे बंद करने का फैसला लिया गया है।
ताकि चारधाम यात्रा से पहले मलबा पूरी तरीके से साफ किया जा सके। और अधिकारियों का कहना यह है कि यमुनोत्री हाईवे पर धरासू बैंड से सिलक्यारा और गंगोत्री हाईवे पर चिन्यानी से धरासू के बीच मलबा हटाने का फैसला लिया गया है। इस दायरे में सड़क चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है और सुरक्षा के लिहाज से मलबा हटाते समय हर दिन 10 घंटे यातायात बंद रखने का फैसला लिया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे और रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़ करके बाकी यातायात यहां पर बंद रहेगा। उत्तराखंड में इस साल के आखिर में निकाय चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार चुनाव को लेकर तैयार है। क्योंकि एक प्रक्रिया है, अपने समय से ही होंगे, लेकिन हम लोगों का काम है कि जो जनता के बीच में जाकर, लोगों के बीच में जाकर सभी से संवाद करना, सभी का फीडबैक लेना और उस फीडबैक के आधार पर सरकार में निर्णय लेना और समय समय पर जो विकास के काम चल रहे हैं उनकी सबकी समीक्षा करना, तो उस काम को निरंतरता से करते हैं। एबीपी गंगा पर आज हम आपको आदि बद्री के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आदि बद्री के बारे में काफी प्राचीन मान्यताएं हैं। यहाँ पर मंदिरों का एक समूह है जिनमें कई देवताओं के मंदिर हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है, कहते हैं यहाँ कण कण में देव बसते हैं। देवभूमि का ऐसा ही एक पवित्र स्थान आदि बद्री कर्णप्रयाग में स्थित है। एबीपी गंगा आज आपको उसी स्थान पर लेकर आया है जहां सदियों पुराने मंदिरों का एक समूह दिखाई देता है। आदि बद्री मंदिरों के समूह के निर्माण को लेकर के, उनकी स्थापना को लेकर के तमाम तरह के मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। मैं सबसे पहले आपको एक ये शिलालेख दिखाना चाहता हूं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग की तरफ से यहाँ पर लगाया गया। ये मंदिर समूह, इस पर लिखा है साफ साफ कि यह मंदिर समूह आदि धाम से जाना जाता है, आदि बद्री धाम से जाना जाता है, जो पंच बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री इसमें से एक है। यह पूर्व में 16 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में 14 मंदिर से ऐसे। कहा जाता है कि इनका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य ने किया था। स्थापत्य शैली के आधार पर 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच आंकी गई है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मान्यता ऐसी है कि भगवान बद्री विशाल त्रेता और द्वापर युग में यहीं पर विराजमान थे, यहीं पर यही उनका एक मूल स्थान था, एक मुख्य स्थान था। ये भी मान्यता है कि इनका निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी वंश के राजाओं ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहता है कि कत्यूरी वंश के जो राजा थे उन्होंने 8वीं सदी से 11वीं सदी तक यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण किया। अब ये एक मंदिर आप और देख सकते हैं, गौरी शंकर का मंदिर है। तो यहाँ गौरी शंकर की पूजा होती है और ये समूह इसीलिए इनको कहा जाता है कि चूँकि यहाँ मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। बताया जाता है कि इस समूह में पहले 16 मंदिर थे, मगर उनमें से अभी 14 मंदिर बचे हैं। ये मंदिरों का समूह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 16 मंदिर हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए ये भगवान शिव का मंदिर है, तो यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। यानी ये मंदिरों का जो समूह बना था उसमें भगवान बद्री विशाल ने अपने साथ साथ तमाम जो शक्ति केंद्र थे धार्मिक के, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी, तो तमाम ऐसे मंदिर बने थे। देखिए शिव मंदिर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आदि बद्री मंदिर जहाँ है वहाँ पर भगवान शिव भी विराजमान हैं। इनमें भी सबसे प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार है। इसके साथ ही यहाँ पर बनी काली शालिग्राम की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। इस समूह में कई और देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जिनकी मान्यताएं भी काफी प्राचीन हैं। ये मेरे सामने अभी एक छोटा मंदिर और है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। तो ये मंदिर, ये जानकी मंदिर है।
तो यहाँ जानकी माता की पूजा होती है। ये जानकी मंदिर है, ये एक नया मंदिर हो गया है। जो हम पिछले मंदिर दिखा रहे हैं उनके वनस्पत, तो हम यहाँ से आ रहे हैं। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ बजरंग बली वास करते हैं। आदि बद्री भगवान विष्णु को समर्पित धाम है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। बद्रियों की स्थापना हुई ना, तो फर्स्ट बद्री साहब, आदि का मतलब पहला, और लास्ट है महोदय भविष्य बद्री, जहाँ पर जोशीमठ तपोवन में ना, जहाँ प्रतिमा स्वयं तैयार हो रही, तो ये फर्स्ट बद्री कहलाएगी साहब। अब पहले यहाँ पे 16 मंदिर का समूह था तब, अब मौजूदी में 14 मंदिर मौजूद हैं। जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके बहाने गरुड़ जी, बराबर में अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, ऐसे करके महोदय अब 14 मंदिर का समूह है सर। लेकिन पंच बद्री में प्रथम बद्री कहलाएगा सर आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में और भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। इस मंदिर में पूजा पाठ की मुख्य जिम्मेदारी थापली गांव के ग्रामीणों की है। थापली गांव के ब्राह्मण पिछले करीब 700 साल से इस मंदिर के पुजारी हैं। एबीपी गंगा के लिए आदि बद्रीनाथ धाम से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।